बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने 9th बायो के चैप्टर 5 में कार्बोहाइड्रेट्स पे टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स कल हम स्टडी कर चुके हैं। आज हमने पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स को डिटेल से स्टडी करना है। हम इतना पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये आपके पास मोनोसैकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन की वजह से बनते हैं। तीन इंपॉर्टेंट केसेस जिन्हें हम डिस्कस करेंगे उनमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। ठीक है, हमें डायग्राम से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये कि स्टार्च जो है इसमें दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन है और दूसरा जिसमें ब्रांचिंग है। अब अगर आप ये ब्रांचिंग बढ़ा दो तो आपके पास ग्लाइकोजन बन जाती है। बेसिकली स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज तीनों ग्लूकोज के बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम ब्रांचिंग बढ़ाते हैं स्टार्च में तो आपके पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनता है, और अगर आप उन्हें स्ट्रेट चेन कर दो तो ये आपके पास सेलुलोज है। अब देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। ये आपके पास स्पेसिफिकली अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। होता क्या है कि हमें मालूम है प्लांट्स जो है इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है। फोटोसिंथेसिस से ये सनलाइट को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और ग्लूकोज बनाते हैं। अब जितनी ग्लूकोज प्लांट को चाहिए उतना तो वो यूज कर लेगा अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के लिए जहां पे कुछ कंपाउंड्स बन भी रहे हैं, ब्रेकडाउन भी हो रही है। अब जो एक्सेस ग्लूकोज है इसका क्या किया जाए? इसका फिर प्लांट ये करता है कि वो इन ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए कि प्लांट जो है वो अपना फूड ना बना पाए, कोई भी वजह हो सकती है कि उन्हें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पा रहे या आपके पास सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इस केस में उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं, एक खास हद में ग्लूकोज को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। ये फिर वो स्टार्च है जो आपको प्लांट से मिलती है। तो प्लांट जो है वो जब ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज क्या है, एनर्जी के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब है जब आपके पास स्टार्च बन गई तो वो जो एनर्जी है वो ग्लूकोज की शक्ल में अब स्टार्च के अंदर स्टोर कर दी गई है। जब जरूरत पड़ेगी तो वन बाय वन इन ग्लूकोज यूनिट्स की ब्रेकडाउन करवाई जाएगी और इन्हें एक एक करके सेल अपने इस्तेमाल में लाएगा। सेकंड आपके पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये भी आपके पास स्टार्च की तरह ग्लूकोज का ही बना हुआ है। फर्क कहां पे आ रहा है? इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए आप देखते हो कि ये कंप्लेक्स है। जो काम स्टार्च प्लांट्स में कर रही है वही काम ग्लाइकोजन एनिमल्स में करती है। यानी कि ग्लाइकोजन जो है ये वो फॉर्म है जिसे एनिमल्स ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स में जब एक्सेस ग्लूकोज होती है तो वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस ग्लाइकोजन को आप देखते हो बॉडी स्टोर कर लेती है। बेसिकली अगर हम देखें तो आपके पास ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के अंदर जहां पे आप देखते हो ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। एक लिवर है और दूसरा मसल। अब डायग्राम में अगर आप देखो, अगर लिवर और मसल ने ग्लाइकोजन स्टोर कर ली है, इसका मतलब यह है कि जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस स्टोर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज की जाएगी और रिलीज करने के बाद ब्लड में दे दी जाएगी। ब्लड इस ग्लूकोज को जहां इसकी जरूरत है उस सेल तक, उस टिश्यू तक लेके जाएगा और वो सेल्स फिर आगे से इस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करेंगे और इससे एनर्जी लेंगे। लेकिन ये चीज मैंने मसल में नहीं दिखाई। आप मसल में देख रहे हो कि वहां पे जो ग्लाइकोजन है उससे अगर ग्लूकोज आ रही है और उसकी जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वो मसल तक ही महदूद है। उसकी वजह यह है कि मसल्स जो हैं उनका काम ही ऐसा है कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
तो मसल जो है ना ये थोड़े सेल्फिश हैं, इनके पास जो ग्लाइकोजन आ गई है ना, उसकी जो ग्लूकोज है ये बाकी बॉडी को नहीं देंगे, इन्होंने उसे अपने लिए इस्तेमाल करना है कि भाई हमें भी तो किसी भी वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। इनका काम ही ऐसा है कि इन्हें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर ये अपनी ग्लूकोज ब्लड में रिलीज नहीं करते, टोटली सेल्फिश होके बाकी बॉडी से रिस्पेक्टिव उसे अपने इस्तेमाल के लिए महफूज रखते हैं। लिवर में हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई है, इसमें मौजूद ग्लूकोज जो है वो जरूरत पड़ने पे फिर ब्लड में रिलीज की जाती है और वो फिर आगे बॉडी को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेलुलोज। बाकी दो की तरह सेलुलोज जो है ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। फर्क कहां पे आ रहा है, ग्लाइकोजन और स्टार्च की निस्बत हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है उसमें फर्क है। बॉन्ड्स की अरेंजमेंट से यहां आसान अल्फाज में मतलब यह है ब्रांचिंग नहीं है, बॉन्ड इस तरह बन रहा है कि आपके पास जो पॉलीमर बने वो लीनियर हो विदाउट एनी ब्रांच। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि इसकी वो जो एक लॉन्ग चेन बनती है, उस वजह से जो सेलुलोज है ये फाइबर स्ट्रक्चर बनाती है, और ये जो फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं वही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको पीछे डायग्राम में जाके दिखाऊं, ये देखो, ये जो लीनियर पॉलीमर चेन्स हैं, इससे जब फाइबर्स बनते हैं और ये फाइबर्स फिर एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, तो यही चीज सेलुलोज को मजबूत करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और इसलिए हम देखते हैं फिर सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बना रही होती है, और वो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या काम कर रही है, चूंकि सेल वॉल के बाहर सेल वॉल की शक्ल में सेलुलोज मौजूद है, तो ये वहां पे प्लांट्स को शेप दे रही है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर प्लांट को फेस करना पड़ता है तो ये उस प्रेशर को बियर करने में, टॉलरेट करने में हेल्प करती है, और अल्टीमेटली प्लांट्स को इस काबिल बनाती है कि उनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट रहता है, वो बेंड नहीं कर जाते सेलुलोज की वजह से। ये देखें, अगर हम डायग्राम देखें चैप्टर 3 में हम इसको पढ़ के आए हैं सेल वॉल को। हमारे पास यू सेल वॉल जो है उसकी प्राइमरी सेकेंडरी वॉल में आप देखते हो, स्पेशली प्राइमरी वॉल में सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। जब आप इन सेलुलोज फाइबर्स को, जिन्हें यहां पे माइक्रोफाइबर कहा जा रहा है, इन्हें आप डिटेल देखते हो तो आपको आइडिया होता है कि ये असल में लीनियर चेन्स हैं, किसकी, ग्लूकोज यूनिट की। ठीक है, और ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो इस तरह आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है सेलुलोज का, उसका जो एक यूनिट है ग्लूकोज, उसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। अब हमने देखा था ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। नीचे देखो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद में फर्क है। अब यहां गैस कर सकती हो ऐसा क्यों है, या नीचे गलत लिखा हुआ है? सर एक तो दोबारा से बता दें क्या पूछ रहे थे। ग्लूकोज का हमने फार्मूला पड़ा हुआ है C6H12O6, लेकिन नीचे जो ग्लूकोज सेलुलोज बना रही है वहां पे वो H10 और O5 लिख रहा है। वाई, कहीं उससे टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी? सर शायद यहाँ पे इसकी कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हो। क्या चेंज आई है, ये देख रही हो? अब इररिस्पेक्टिव के ये दोनों ग्लूकोज नहीं है, लेकिन है तो मोनोसेक्राइड ना। यस। अब जब दो मोनोसेक्राइड मिले तो देखो इनके मिलने की वजह से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम पानी की शक्ल में रिलीज नहीं हुए थे? ओह यस यस। हुए ना? तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेड कंपाउंड बना उसमें एक पानी का मॉलिक्यूल यानी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन कम है। तो सेलुलोज में भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, चाहे वो वहां पे दो ग्लूकोज मिल रहे हैं, जब भी आपके पास ग्लूकोज यूनिट रिपीट होगा तो आपके पास क्या होगा, इन दो के मिलने की वजह से आप देखोगे कि एक H2O यानी दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसलिए देखो उसने वो जनरलाइज फार्मूला लिख के एंड पे N लगा दिए। N क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब हम आते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस क्या है। मल्टीपल फंक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी पहचान है
वो ये, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स भी होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, जब आप इन्हें कंज्यूम करते हो तो आप देखते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हमने देखा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, जिनमें एनर्जी स्टोर की हुई है ग्लूकोज यूनिट्स की शक्ल में, इनकी ब्रेकडाउन की जाती है जब बॉडी को जरूरत होती है और ग्लूकोज को रिलीज किया जाता है। ये फिर ग्लूकोज जो है ये इमीडिएट एनर्जी के लिए यूज की जाती है। ये टर्मिनोलॉजीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, मेन, इमीडिएट। ठीक है, ये इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लिपिड्स भी हैं, हम वहां देखेंगे कि लिपिड्स इमीडिएट की बजाय लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इमीडिएट एनर्जी सोर्स है सेल का। इसके अलावा एनर्जी रिजर्व भी हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन की शक्ल में हम एनर्जी जब स्टोर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, रूट्स और सीड में आप देखोगे तो वहां आपको स्टार्च स्टोर की हुई मिलेगी। एनिमल्स के लिवर और मसल को लोगे तो वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर की होगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स से बनते हैं, तो इसका मतलब है इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम न्यूक्लिक एसिड को लें, डीएनए आरएनए हमने अभी पढ़ना है, लेकिन आप देखोगे कि आपके पास डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होने से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स उसके यूनिट्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड में हम देखते हैं कि आपके पास एक शुगर होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब इतना तो हमें मालूम है कि अगर आपके पास डीएनए नहीं है तो सेल सरवाइव नहीं करता, और वो डीएनए तब तक नहीं बनता जब तक उसमें एक 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ना हो, शुगर ना हो। तो इसी से अंदाजा लगा लो इनकी सिग्निफिकेंस का। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, मेम्ब्रेन की सरफेस की जो आउटर साइड है वहां पे ये लिपिड्स और प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, और सेल रिकॉग्निशन में हमने एक बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और प्लांट सेल का हमें पता है वहां सेल वॉल में भी है, तो ये इनका स्ट्रक्चरल रोल है। इसी तरह आप देखते हो कि आपके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिसे ह्यूमन एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप फूड इनटेक करते हो प्लांट से तो उनमें कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर आपके पास वो स्ट्रक्चर है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और हम उन्हें डाइट से ले रहे हैं, उसे आप कहते हो डाइटरी फाइबर्स। अब बेशक ये डाइजेस्ट तो नहीं होते, लेकिन डाइजेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल एग्जांपल कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक मूवमेंट होती है, हमने इमर्जेंट प्रॉपर्टी में उसका नाम पढ़ा था पेरिस्टालसिस। ये वो मूवमेंट है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की डाइजेशन भी बढ़ाती है और उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करवाती है। ठीक है, इसी के लिए टर्म बॉल मूवमेंट भी यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारे बाउल को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड वाला पार्ट है जहां से वेस्ट ने रिमूव होना होता है और रिमूव होने से पहले कुछ देर के लिए वो स्टोर होता है, उसे आप बॉल कह रहे हो, उसको हेल्दी रखती है। ठीक है, कैसे हेल्दी रखते हैं कि ये फाइबर्स जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट्स बढ़ाते हैं ताकि वेस्ट बॉडी से इजीली रिमूव हो, और दूसरा आपके पास ब्लड में शुगर लेवल भी मेंटेन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जिन्हें आप प्लांट से हासिल करते हो, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में हमारे फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे आपके पास कह रहा है फ्रुक्टोज है, ठीक है, हमें फ्रूट्स में मिलती है कॉमनली। ग्रेन्स की अगर हम बात करें जिनमें आप व्हीट यूज करते हो, राइस यूज करते हो, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। इसके अलावा कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आपको सिंपल शुगर भी प्रोवाइड करते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इनमें आप देखते हो एक बड़ी इंपॉर्टेंट शुगर होती है लैक्टोज शुगर। ठीक है, ये जो लैक्टोज शुगर है ये भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जो आपको मिल्क और डिफरेंट डेयरी आइटम्स में मिलती है। तो ये ले जी, ये वो हमारे दो एसएलओज हैं जिन्हें हमने आज और कल दो लेक्चर्स में इस स्लाइड के थ्रू कवर किया है। पहला एसएलओ हमें कह रहे हैं हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना है, फिर उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्सेज बताने हैं, और दूसरा हमें कह रहे हैं कि हमने
उसकी जो 3 टाइप्स हैं वो इस तरह से पढ़नी है कि हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, आपने वीडियो लेक्चर के साथ मौजूद वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट करना है ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बेहतर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।